नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए जो भी 20 मार्क्स का सेक्शन है जनरल स्टडीज़ एंड जनरल साइंस का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आरआरबी पूछ सकता है या फिर अर्लियर एग्ज़ाम में आरआरबी ने ऐसे क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में पूछे हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलरेडी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और हम जल्दी ही आपके लिए जो 70 मार्क्स का सेक्शन है और जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है उनके भी क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। तो इससे हमें यही सीखना है कि हमारा जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से रखना है ताकि ये 20 मार्क्स भी आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है ना, जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसके अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? ये तो बड़ा आसान सवाल है। जनरल साइंस के अंडर बायोलॉजी की तरफ से ये हम इसे क्लासिफाई करेंगे और इसके ऑप्शन दिए पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रिक मूवमेंट, ऑसिलेटरी मूवमेंट एंड डायस्टोलिक मूवमेंट। तो इसका सही जवाब बहुत लोगों को पता होगा कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश रिएक्शन व्हेन हीट इज गिवन आउट। जो भी केमिकल रिएक्शन में हीट एग्जिस्ट होती है या फिर गिवन आउट की जाती है उसे कौन सा केमिकल रिएक्शन बोलते हैं? ऑप्शन है एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी आउट होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो यानी आउट, थर्मिक यानी एनर्जी, और अगर एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलना है। नेक्स्ट चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट। देखिए ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ लोकेट है? ऑप्शन है बैंगलोर, न्यू दिल्ली, देहरादून या फिर मुंबई। तो इसका जवाब आएगा न्यू दिल्ली। तो देखिए ऐसे भी हेडक्वार्टर्स की भी आपको प्रिपरेशन करके रखना है। जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पे जो पूछा है आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करके रखना है, खास करके रेलवेज के हेडक्वार्टर को करके रखना, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम है तो रेलवे पर भी एक आध सवाल आ ही जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज नॉट अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नीचे दिए गए में से कौन सा मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं है? पैरासाइटिक, होलोजोइक, ऑटोमेटिक एंड सैप्रोफाइटिक। तो इसका सही जवाब है ऑटोमेटिक। तो ऐसा कोई हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये पैरासाइटिक तो वो अमरवेल करके भी आता है, वो किसी और पर डिपेंड होता है ना। वो हम देखते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर कोई पीला सा वो वेल होता है ना, तो उसको वो पैरासाइटिक का एग्जाम्पल होता है। और सैप्रोफाइटिक जो है वो कोई बुरशी होती है तो उस पर वो सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर न्यूट्रिशन करते हैं अपना। या और ये एक होलोजोइक भी एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस की प्रिपरेशन रखनी है, स्ट्रैटेजी रखनी है 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। द रण उत्सव इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। रण उत्सव कहाँ का फेस्टिवल है? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब है गुजरात से होता है ये रण उत्सव। नेक्स्ट देखना है। Dash is the work done in moving a unit charge between 2 points in an electric circuit। तो ये जनरल साइंस के अंडर फिजिक्स में ये वर्क डन का क्वेश्चन आता है।
तो इसका आंसर क्या होगा, वर्क डन करना है चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये जो भी होता है ना, ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो इसका जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि करंट, पावर या फिर रजिस्टेंस। तो आपका जवाब होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, इकोनॉमिक्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने सिलेबस में ऐसे मेंशन करके दिया है हमें कि इकोनॉमिक्स से भी पूछेंगे, हिस्ट्री से भी पूछेंगे और ज्योग्राफी से भी पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स अ वेरी डीप, लॉन्ग एंड पेनफुल रिसेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन दिए है डिप्रेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेसिएशन। तो इस सवाल का जवाब है डिप्रेशन होता है। ऐसे वेरी डीप, लॉन्ग एंड पेनफुल जो भी रिसेशन आता है इकोनॉमिक्स में, उसे डिप्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स थेरी। तो इकोनॉमिक्स की थेरी कौन लोगों ने दी है और उसमें से किसने नहीं दी है वो बताना है। ऑप्शन ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर नील हेनरिक डेविड बोर। तो इसमें तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर नील बोहर ने हमें पता है। इसने एक थ्योरी दी है, वो हाइड्रोजन का जो भी हमारा ये होता है ना ऑर्बिटल, तो उसके अंदर इसने ये दिया है। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंडर वो थ्योरी आती है, तो इनका इकोनॉमिक्स में कोई काम नहीं है। तो इसका जवाब है नील हेनरिक डेविड बोहर। ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड थ्योरी इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल बाय लाइट एनर्जी इज कॉल्ड। ऑप्शन है रेडियोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फिर थर्मोलाइसिस। तो देखिए लाइट एनर्जी कहाँ है, लाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो फोटो जो है वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कौन सा कॉज नहीं है। ऑप्शन से माइनिंग ऑपरेशन, एसिड रेन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसका सही जवाब है ये एसिड रेन है ना, वो एयर पोल्यूशन के लिए कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एनवायरनमेंट साइंस से ये क्वेश्चन है, तो एनवायरनमेंट साइंस का भी जनरल नॉलेज आपको करना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। कब आया है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब है 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट आया है इंडिया में। ठीक है, तो ये भी पॉलिटी से बनता है क्वेश्चंस, तो इसकी भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है, जनरल इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से जनरल साइंस से क्वेश्चन है। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मान, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन है तो 3, 4, 5 या फिर 6। तो ओजोन को लिखते हैं O3 करके। तो इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, बड़े आसान सवाल आते हैं, पर आपको एक बार तो भी रीड कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है फाउंटेन ऑफ वेल्थ लोकेटेड इन। ये फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ है, थाईलैंड में, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया या फिर लंदन। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। फाउंटेन ऑफ हेल्थ है सिंगापुर में। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स के प्लेसेस भी कर लेने हैं हमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। ठीक है, ऑड मैन आउट निकालना है। क्रोकोडाइल, टर्टल, फ्रॉग या फिर सी हॉर्स। तो इसका सही जवाब है सी हॉर्स। बाकी सब जो है ना, ये पानी में भी होते हैं और
जमीन पर भी होते हैं, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और टर्टल, ये सिर्फ पानी में पाया जाता है, सी हॉर्स। तो इसका सही जवाब यही है। ईएसआईसी के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका सही जवाब आपको कॉन्गो लिखना था, क्योंकि वो तबला टाइप होते हैं और बाकी सभी जो ऑप्शंस थे उनमें तार होता था, जैसे सितार, तो वैसे तार वाले ऑप्शंस दिए गए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो कॉन्गो और था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? टाइगर पॉपुलेशन किस वजह से कम नहीं होगा वो पूछा है। रिडक्शन इन अवेलेबल प्रे, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कैटल ग्रेजिंग, या फिर हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। तो इसका जवाब है कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो इसका और टाइगर पॉपुलेशन का कम होने का कोई भी रिलेशन नहीं है, बाकी सब उसके कॉज है, तो इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट देखना है, द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस। तो ये जो कोरम है कंस्टिट्यूट का, उसको कितना नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस चाहिए ये कोरम पूरा बनने के लिए लोकसभा में? तो इसका जवाब आएगा 1/10 करके। यहाँ पे ऑप्शन तो दिए है इन्होंने, 1/2, 2/3, 1/6 और 1/10। तो इसका जवाब आपको लिखना है 1/10। तो ये सिविक्स में भी से भी आपके लिए सवाल आ सकता है, तो आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, लोकसभा में कितना सीट्स होता है, तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के भी सीट्स को याद रखना है, तो वो सब जनरल इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, विच सॉइल इज अल्सो नोन एज रेगर? ये रिगर किस सॉइल को कहा जाता है? ऑप्शन से एलुवियल, ब्लैक, डेजर्ट, या फिर माउंटेन। देखना, इसका सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगुर सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन। तो देखना, ये रेलवे पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड आपको रखनी है। ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसे, डेजर्ट सर्किट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सेमी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन कौन सी है? तो इसका जवाब देना है आपको डेजर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कुड डांस इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ। कुड डांस कहाँ का फेमस है? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये जो कुड डांस है ये जम्मू कश्मीर से फेमस डांस है। ठीक है, ऐसे डांस को भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऑप्शन से बायोगैस प्रोडक्शन साइट, मिनरल डेफिशिएंट रिजर्व्स, लर्निंग साइट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर साइट्स अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो ये बायोस्फीयर्स रिजर्व्स है, तो इसके बारे में अगर जानकारी होगी तो ये आप इसका सवाल का जवाब लिख सकते हो। इसका आंसर है लर्निंग साइट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिकी सवाल है जिसके लिए थोड़ा सा रीडिंग जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य अकादमी इज मेनली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो साहित्य अकादमी किसके प्रमोशन में यूज होता है? तो ड्रामा के, म्यूजिक के, या लिटरेचर के, या फिर डांस फॉर्म्स के। तो इसका सही जवाब आप दे सकते हो। देखो, साहित्य है, साहित्य वर्ड हमेशा लिटरेचर से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन इज कॉमनली यूज्ड। देखो, फिर से फिजिक्स की तरफ से ये क्वेश्चन है, केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो सिलिकॉन इज कॉमनली यूज एज सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, एम्पलीफायर, या इंसुलेटर। तो ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका जवाब ये सेमीकंडक्टर करके यूज होता है। ठीक है,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से भी काफ़ी ट्रिकी सवाल बन सकते हैं। एक बार रीड करोगे तो आप काफ़ी सारे सवाल्स के जवाब दे सकते हो, क्योंकि जनरली सवाल पूछते हैं। अगर रीड नहीं करोगे तो काफ़ी मुश्किल जाएगा आंसर बताने में, काफ़ी कंफ्यूजन होता है पढ़ोगे नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेटर इफ ही और शी इज जस्ट एबल टू। लिटरेटर, कंप्यूटर लिटरेटर किसे बोलेंगे? ऑप्शन है रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन रन कर सकता है उसको, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकता है उसको, या फिर क्रिएट प्रोग्राम्स, जो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में बना सके उसको, या फिर हैक अदर कंप्यूटर्स, जो हैकर है उसको। कंप्यूटर लिटरेट होने के लिए हमें जनरली क्या क्राइटेरिया होता है कि MSCIT पास होनी है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरी है, आप कोई भी एप्लीकेशन चला सको, ना कि कोई आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना है, ना फिर कोई प्रोग्राम लिखना है। ये तो इंजीनियर्स लोगों का काम होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लिटरेट के लिए सिर्फ एप्लीकेशन रन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, मॉन्यूमेंट से सवाल है ये, ज्योग्राफी से। द बुद्धिस्ट श्राइन टेम्पल ऑफ टूथ इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेटेड टेम्पल ऑफ टूथ? देखो, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या फिर चाइना। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। टेम्पल ऑफ टूथ जो भी बुद्धिस्ट है ना, ये श्राइन टेम्पल ऑफ टूथ कहाँ है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट देखना है, द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहकार जो भी हुआ था ना, ये असहकार मूवमेंट, तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट एनविशेज, क्या शामिल नहीं है इसमें? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, हाँ ये तो शामिल था। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये भी शामिल था। पॉपुलर वायलेंस, ऐसे दंगे फसाद करना था, नहीं ये नहीं था। और ऑप्शन है डी, द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स, उनकी जो भी उपलब्धियाँ थी, उपाधियाँ थी ब्रिटिश सरकार की, वो भी हमने सरेंडर करनी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। सिर्फ ये जो पॉपुलर वायलेंस था ये नहीं था उसमें शामिल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, हिस्ट्री से था ये क्वेश्चन, तो आपको हिस्ट्री भी जनरल जनरल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये इकोनॉमी से है जनरल। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये GDP जो होता है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो ये हर जगह होता है। और एक होता है ग्रॉस डेवलपमेंट हैप्पीनेस, एक होता है, वो कहाँ होता है वो भी पूछ सकते हैं। वो होता है भूटान में होता है। ठीक है, अगर आपने इरफान खान की लंच बॉक्स मूवी देखी है तो उसमें वो बताया गया है कि ग्रॉस डेवलपमेंट हैप्पीनेस जो है, या फिर तो वो कहाँ है, वो भूटान में है। ठीक है, तो ये GDP को क्या बोलते हैं वो पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन से ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, all intermediate goods and services produced or sold, and option D है both intermediate and final goods and services produced within a country। तो ठीक है, इस पर भी हम एक लेक्चर बना देंगे। इकोनॉमिक का एक लेक्चर तो हम बना चुके हैं, और 2 लेक्चर में इकोनॉमी खत्म कर देंगे पूरी जनरल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, रेलवे से पूछा है, अंडर द रेलवेज डायनेमिक फेयर प्राइसिंग द फेयर कंपोनेंट में डैश विथ सब्सिक्वेंट बुकिंग्स। अगर बुकिंग बढ़ जाए तो रेलवे डायनेमिक्स फेयर प्राइसिंग के हिसाब से फेयर क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए गए, मे इंक्रीज और डिक्रीज, बी स्क्रैप्ड, डिक्रीज या फिर इंक्रीज। ठीक है, बढ़ेगा या कम होगा, रद्द कर दिया जाएगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा। तो ये देखो, ये जनरली हमें पता चलता है कि अगर सीट धीरे धीरे कम हो रही है तो बचे हुए सीट के फेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीज ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए हैं द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन या फिर द पार्लियामेंट। तो इसका जवाब क्या होगा? द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। ये पॉलिटी में से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। हमारे यहाँ जो भी ये ब्रिटिश रूल आया था वो किस वजह से एस्टैब्लिश हो पाया था, ऐसा हिंद स्वराज में बताया है महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन है विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, बाय यूजिंग फोर्स, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस या फिर बाय अदर फॉरेन पावर्स। तो देखो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ जब भी आया था तो हमारे इंडियंस लोगों ने ही उनसे कोऑपरेशन किया था और उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये होगा। तो ऐसे सवाल हिस्ट्री में से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। वर्कबुक किससे रिलेटेड है? एम एस एक्सेल, एडोब रीडर, एम एस पावर पॉइंट या फिर एम एस वर्ड। तो ये तो जनरली जो भी कंप्यूटर यूज करता है वो बता देगा कि एम एस एक्सेल में वर्कबुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। The World Sparrow Day is observed every year on March 22। जो भी गौरैया दिन मनाया जाता है मार्च 20 को, वो क्यों मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस है सेलिब्रेट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरोज, शो सुपेरियरिटी ऑफ द स्पैरोज ओवर द बर्ड्स, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज या फिर कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सलीम अली। तो इसका जो सही जवाब है इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज। ठीक है, आज जो भी मोबाइल लाइंस के जो भी वो रेज आते हैं ना, तो उससे ये सब स्पैरो जो है वो कम हो रहे धीरे धीरे। तो उनका लिए हमें अवेयरनेस जरूरी है कंजर्वेशन के लिए उनके। तो इसीलिए हम ये मार्च 20 को स्पैरो डे मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ये देखो ICR स्टैंड्स फॉर। तो ऐसे फुल फॉर्म भी पूछते हैं ये, तो फुल फॉर्म भी जनरली आपको याद रखने हैं। जैसे बैंक से रिलेटेड भी IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, माइकर कोड के लिए क्या फुल फॉर्म है, या फिर थोड़ा सा कंप्यूटर के रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। उनके लिए भी थोड़े जनरल इंफॉर्मेशन रखना है। ऑप्शन है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या फिर इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। तो इसका सही जवाब होगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स का? ये है, ऑप्शन दिए हैं न्यू दिल्ली, पटियाला, देहरादून या फिर कोलकाता। तो इसका सही जवाब है पटियाला। पटियाला में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है नेताजी सुभाष वो है। ऐसे थोड़े लोकेशंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कबड्डी इज नॉट द स्टेट गेम ऑफ। कहाँ का ये स्टेट गेम नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर पंजाब। तो ये आधिकारिक गेम कहाँ का नहीं है ये कबड्डी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ का ये कबड्डी स्टेट गेम नहीं है, बाकी जगहों का है। नेक्स्ट देखना है अमजद अली खान इज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हु प्लेज। तो अमजद अली खान क्या प्ले करते हैं? ऑप्शन है मंडोलिन, सितार, तबला या फिर सरोद। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। ठीक है, तो ऐसे म्यूजिशियंस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये किसके बेस होता है, इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड रखे उनके ऊपर, या फिर नेचर ऑफ एक्टिविटी, या फिर ओनरशिप। तो देखो हम जब भी पब्लिक बोलते हैं या फिर प्राइवेट बोलते हैं ना, तो उनका शेयर होल्डर देखा जाता है, शेयर किसके पास कितने हैं, गवर्नमेंट के पास होंगे तो पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और प्राइवेट कंपनी उसके पास से ज़्यादा शेयर है उसके, तो उसे प्राइवेट सेक्टर बोलते। तो इसकी जो भी बेस्ड होता है ये ओनरशिप पे बेस्ड होता है, तो आपको लिखना है ऑप्शन डी, ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है ये पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमी से बनता है ऐसे क्वेश्चंस, देखिए जनरल क्वेश्चंस है, तो आप थोड़ा भी पढ़कर ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रसार भारती इज एन ऑटोनॉमस बॉडी दैट कंप्राइजेस, ये क्या क्या कंप्राइज करता है प्रसार भारती। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो एयर दूरदर्शन एंड बीएसएनएल, यहाँ पे दिया है बोथ एयर एंड दूरदर्शन, यहाँ पे दिया है एयर ओनली, ऑल इंडिया रेडियो ओनली, या फिर दूरदर्शन ओनली। तो ये जो प्रसार भारती है ना, तो ये एयर और दूरदर्शन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये इसमें ऑल इंडिया रेडियो आता है और दूरदर्शन आता है। ऐसे जनरल इंफॉर्मेशंस को भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल्फर, ठीक है। तो कौन सा नीचे दिए हुए में से इंटरनेशनल गोल्फर नहीं है, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन है ये शिव चौरासिया, जेसन डे, माइकल बेवन, या फिर एनिराबन लाहिरी। तो देखिए इसका सही जवाब तो होगा माइकल बेवन, ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ये। तो जो भी क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होंगी तो, या फिर अदर स्पोर्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होंगी तो आप ऑप्शंस को निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा भी आपको ऑप्शन के बारे में भी जानकारी हो तो भी आप क्वेश्चंस के सवाल को जवाब दे सकते हो। तो देखिए ऐसी हमें 20 मार्क्स की तैयारी करनी है। देखो 20 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसे कम मत समझना दोस्तों, ठीक है। ये मैटर कर जाएंगे रिजल्ट के वक्त, तो हमें इस पर भी थोड़ा फोकस करना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी रिसेंट न्यूज़ है उनके बारे में भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी भी हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा होमवर्क भी बताता हूँ, अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आपके 5 से 10 मार्क की तैयारी तो आराम से हो ही जाएगी, ठीक है। तो देखना आपको पढ़ना है गवर्नर्स ऑफ ईच स्टेट्स के जो भी गवर्नर है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी रखनी है, शायद पूछ ले इसमें से सवाल। नेक्स्ट आपको करना है हर स्टेट के जो भी रिवर्स है, कौन सी रिवर कौन से स्टेट में होती है उसके बारे में, या फिर मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो ये इसके बारे में भी आपको देश विदेश में भी जो भी मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। देखिए क्रिकेट के स्टेडियम या फिर और कोई स्टेडियम हो जिनके नाम आपको पता हो या फिर ना भी पता हो तो वो उनका स्टेट कौन सा है उसको भी आपको याद कर लेना है। बाद में एयरपोर्ट्स, जो भी एयरपोर्ट्स है जिस स्टेट में है उनको भी पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है डांस फॉर्म्स पढ़ने हैं, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। डांस फॉर्म पढ़ना है, फिर फेस्टिवल भी पढ़ लेने हैं आपको, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है इस पर भी सवाल बनता है। नेक्स्ट देखना है कैपिटल सिटीज़ भी पढ़ लेनी है आपको। देखो अभी ईएसआईसी में भी कैपिटल सिटी पे क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने हमारे जो भी टेरिटरीज़ है ना उस पर क्वेश्चंस पूछा था कैपिटल सिटी का, तो उसको भी आपको करना है, थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। फिर रेलवे की एग्ज़ाम है तो रेलवे के जितने भी सेंटर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ के रखिएगा, और रेलवे के बारे में अदर इन्फॉर्मेशंस को भी करके रखना है ताकि रेलवे पर अगर क्वेश्चंस आए जनरल तो आप लिख सको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है थोड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट्स कौन से स्टेट में है उसके बारे में, या फिर सैंक्चुरीज होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बर्ड सैंक्चुरी, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखना है। फिर ये जो करंट अफेयर्स है
इसमें भी आपको डेली न्यूज़पेपर या डेली न्यूज़ थोड़ा पढ़ते रहना है। अवार्ड्स, किसी किसी को अगर अवार्ड्स मिला हो अभी रिसेंट में, वो भी याद रखना है। या फिर कोई ऑबिच्युअरीज है जिनका अभी देहांत वगैरह हो चुका है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। या फिर स्पोर्ट्स से जिन्होंने रिटायरमेंट ली हो, कोई फेमस प्लेयर हो, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। ऐसे हाईलाइटेड न्यूज़ को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। पिछले 9 या 10 महीने से करंट अफेयर आपको बनाना है, फास्ट रीडिंग करके बनाना है। नेक्स्ट चलते, यहाँ पे आप बुक लिखने वाले जो है, बुक और उनके राइटर, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। बुक और उनके राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। फिर आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी के ऊपर तो हम 2 वीडियो और बना देंगे, एक तो बनाया है उसे देख लेना। अगर एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फिर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, सॉइल के बारे में जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ना है, सिर्फ इसे इंटरेस्ट करके, ठीक है। एक हॉबी बना लो, डेली एक आध हावर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। इसमें से देखो पूरा 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इसको भी वक्त देना ही है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल दो, क्योंकि इस पे भी 10 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन आने हैं। जैसे बायोलॉजी कवर होगा, फिजिक्स होगा या फिर केमिस्ट्री होगा, तीनों को थोड़ा थोड़ा वक्त देना है आपको। जनरल क्वेश्चन आता है, पर अगर पढ़ोगे तो क्लियर आंसर लिख पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, या फिर थोड़े के लिए आपका क्वेश्चन निगेटिव में जा सकता है। तो इसलिए इसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ठीक है। 70 मार्क्स तो कवर हो ही रहे हैं डेली, उसको ज़्यादा टाइम तो देना ही है, नो मैटर। पर ये सारा सेक्शंस भी 20 मार्क्स का होता है, तो इसे भी वक्त देना है। और बच्चा जो 10 मार्क्स है जो मैथ का है, तो हम क्या करेंगे अभी, डेली मैथ के 5 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी मैथ वीक है उन्होंने उन वीडियोस को देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इससे काफ़ी सारी 20 मार्क्स की आइडिया आ चुकी होगी। तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए वक्त निकालना है, तो आपका 20 मार्क्स में से बहुत सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी से दोगे तो आप काफ़ी सारा पढ़ पाओगे। अभी काफ़ी टाइम है, एक बार टाइम चला जाएगा तो फिर नहीं दे सकोगे। इस जो भी ये 20 मार्क्स का सेक्शन है इसे वक्त नहीं दे सकोगे। तो आज से आपको इसे थोड़ा सा टाइम निकालना है, ठीक है। 1 आवर या 1.5 आवर आप जितना निकाल सको, तो उतना थोड़ा सा वक्त इसको भी आपको देना है। हम तो इस पर भी वीडियो आपको अपलोड करके देंगे, पर आपकी तरफ से भी तैयारी जारी रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी जारी रखिएगा, आपको बेस्ट ऑफ लक, और तब तक के लिए थैंक यू।